चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक में सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करें जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो, इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 उसे कंटिन्यू कर रहे थे ना, बराबर ना, कि जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिक रूल्स देखे और थोड़ा सा लॉजिक भी देखा, यूनियन इंटरसेक्शन उसके सम्स भी हमने किए। आज हम लोग उसके आगे के सम्स कंटिन्यू करें। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो कि जिसमें एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 6 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 है, उसे अब कंटिन्यू करें। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर इन द फर्स्ट प्लेस एंड एम इन द लास्ट प्लेस व्हेन ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल वेज। यहाँ दिया हुआ है कि वर्ड रैंडम नाम का कोई वर्ड है कि जिसमें आर फर्स्ट प्लेस पे ही आना चाहिए और एम लास्ट प्लेस पे ही आना चाहिए, ऐसी अरेंजमेंट करनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। अब अरेंजमेंट करनी है तो आपको कुछ याद करवाऊं पिछले साल का, तो आपको लास्ट ईयर 11th में कोई चैप्टर आता था जिसका नाम था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कुछ याद आ रहा है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर। अब हमें प्रोबेबिलिटी उनके रूल्स के अकॉर्डिंग देखनी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से। मैंने आपको हमेशा कहा है, पढ़ाई में जो पिछले साल का पढ़ो उसे भूलो मत, उसे याद रखो, बराबर, जो हमेशा आगे कहीं ना कहीं काम आता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो याद करवाऊँ, अगर पहले परम्यूटेशन की बात करें, अभी आपके सम्स फिलहाल परम्यूटेशन के हिसाब से हैं तो उसकी बात करें, जब कॉम्बिनेशन के आएंगे सम्स तो उसकी भी बात करेंगे। फिर परम्यूटेशन मतलब कहते हैं अरेंजमेंट, कि जैसे इसी क्वेश्चन में, यहाँ रफ में काउंट करते हैं, इसी क्वेश्चन में आपको वर्ड दिया हुआ है रैंडम, कि इस रैंडम वर्ड को अरेंज करना है। तो इसकी अगर अरेंजमेंट करो तो इनमें बहुत सारी अरेंजमेंट हो सकती है कि ये सभी अल्फ़ाबेट वो आगे पीछे हो सकता है ना, कि भाई आर यहाँ पे भी आ सकता है, एन को यहाँ लिखो, ए को यहाँ लिखो, डी को वहाँ लिखो, बराबर। इनकी अरेंजमेंट करो तो कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है ना। उस अरेंजमेंट को कहते हैं परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन जब फाइंड करते हैं ना तो ऐसे ढूंढते हैं कि भाई ये टोटल कितने नंबर्स हैं, 6 अल्फ़ाबेट्स है, 6 अल्फ़ाबेट्स। उन 6 अल्फ़ाबेट को सबको यहाँ वहाँ अरेंज कर सकते हैं। जो 6 अल्फ़ाबेट की अरेंजमेंट जिसे लिखा जाता है 6p6। अब कुछ याद आता होगा कि परम्यूटेशन किसे कहते हैं, ऐसे आता था ना 6p6, बराबर कि नहीं, बराबर। आप लोगों को अब ये परम्यूटेशन की थोड़ी अगर ये रूल्स सिर्फ याद करवा दूं, बेसिक पुराना याद कराऊं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कि जब 6p6 हो तो इसका मतलब कि 6 से शुरुआत करके 6 नंबर तक उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ 6 से शुरुआत करके 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये कहलाता है 6p6, बराबर ना, ये कहलाया। कभी अगर ऐसे दिया हुआ हो कि भाई 9p3, ऐसे अगर नंबर हो 9p3, तो इसका मतलब क्या कि शुरुआत 9 से करनी है और 3 डिजिट का डिसेंडिंग में मल्टीप्लाई करना है। परम्यूटेशन ऐसे करते हैं, ये लास्ट ईयर सीखा था पूरा, कि परम्यूटेशन ऐसे करते हैं कि 9 डिजिट को 3 डिजिट तक मल्टीप्लाई, तो 9, 8, 7, ये 9p3, बराबर ना। पहले परम्यूटेशन क्लियर करते हैं ना, कॉम्बिनेशन के सम्स आएंगे तो उसके भी रूल्स बताऊंगा। ऐसे ही करते हैं ना परम्यूटेशन। अगर ऐसे दिया हुआ हो 8p5, तो इसका मतलब 8 से शुरुआत करना है और 5 डिजिट मल्टीप्लाई डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब 8, 7, 6, 5, 4, ये 5 नंबर हुए ना, 5 नंबर का मल्टीप्लाई, ऐसे होता है ना परम्यूटेशन, बराबर ना। और यहाँ अरेंजमेंट जब करनी है ना, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट ही, यहाँ दिया हुआ है कि रैंडम वर्ड की अरेंजमेंट करनी है, तो इस वर्ड में 6 के 6 ही नंबर आगे पीछे हो सकते हैं ना, बराबर ना, 6 के 6 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसलिए उसकी टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी, 6p6, बराबर। 6p6 मतलब कि इन सब का मल्टीप्लाई, जो इन सब का मल्टीप्लाई टोटल कितना हो जाएगा, 720।
6 5 4 3 2 1 सबका मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर में करके देखते हो कि भाई उसमें कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 720। मतलब कि अगर इस रैंडम वर्ड को हम लोग अरेंज करें ना, इसको अगर अरेंज करें तो इनमें से 720 दूसरे वर्ड्स बन सकते हैं, बराबर। 720 टाइम इसकी अरेंजमेंट हो सकती है कि आर को यहाँ लिख सकते हैं, एन को यहाँ, डी को वहाँ, ओ को वहाँ। तो ऐसे इसमें से 720 वर्ड्स बना सकते हैं अरेंजमेंट में, बराबर। तो जब भी ये टोटल ढूंढते हैं ना, वो हमारा सैंपल स्पेस कहलाता है। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी भी कर रहे हैं, परम्यूटेशन को साथ में प्रोबेबिलिटी के साथ करना है हमें। तो ये जो 720 वो हमारा सैंपल स्पेस कहलाया, और उसमें इवेंट दिया हुआ है। हर सम में हम लोग क्या करते हैं, पहले सैंपल स्पेस, उस पर से इवेंट और उस पर से प्रोबेबिलिटी, ऐसे ना। तो यहाँ पर इवेंट दिया हुआ है, जो पहले लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर इन द फर्स्ट प्लेस, एम इन द लास्ट प्लेस, कि आर को अपनी जगह पे ही लिखना है फर्स्ट प्लेस पे, एम को अपनी जगह पे ही लिखना है लास्ट प्लेस पे, और फिर बाकी की अरेंजमेंट ढूंढनी है, बराबर। तो अरेंजमेंट करके उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। समझ आ रही है बात? तो देखो सम करें तो और क्लियर होगा कि इसकी जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी में जैसे मैंने बताया सबसे पहले सैंपल स्पेस ढूंढते हैं। तो यहाँ सैंपल स्पेस होगा कि रैंडम वर्ड 6 के 6 को अरेंजमेंट करो तो टोटल नंबर मिलते हैं 720। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हुआ। ध्यान देना कि क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ जैसे लिखें, सबसे पहले सैंपल स्पेस यू अगर लिखें ना, यू लिखें तो उसमें लिखें कि अरेंजमेंट ऑफ, अब इसमें थोड़े सेंटेंस लिखने पड़ेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड रैंडम, कि इस वर्ड को हमें अरेंज करना है। तो इस वर्ड को अरेंज करो तो हो जाता है कौन सा, कि n इक्वल टू अगर लिखे ना कि टोटल नंबर कितने होते हैं, n इक्वल टू 6p6, और 6p6 मतलब कितना हुआ, 6 5 4 3 2 1, 6 को 6 नंबर मल्टीप्लाई, तो टोटल मिल जाता है हमें 720। ये टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस, बराबर। अब इस पर से इवेंट ढूंढेंगे कि इवेंट में कंडीशन ये दी गई है कि आर अपनी प्लेस पे फिक्स होना चाहिए फर्स्ट प्लेस पे, एम लास्ट प्लेस पे फिक्स होना चाहिए, बाकी के नंबर भले अरेंज हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढते हैं, ध्यान से समझना। तो जैसे वहाँ पर इवेंट ए लिखें और इवेंट ए में अलग अलग सेंटेंस लिखेंगे कि जैसे पहली कंडीशन दी गई है कि आर एट फर्स्ट प्लेस एंड एम एट लास्ट प्लेस, तो उसमें लिखेंगे कि आउटकम्स ऑफ आर एट फर्स्ट प्लेस एंड एम एट लास्ट प्लेस, कि अगर आर फर्स्ट प्लेस पे आता हो और एम लास्ट प्लेस पे आता हो तो उसके आउटकम्स कितने होंगे पता है, कि देखो आर अपनी प्लेस पे फिक्स, आर फर्स्ट प्लेस पे आता हो, वो अपनी जगह पे फिक्स, तो उसके आउटकम्स लिखते हैं, उसकी अरेंजमेंट लिखते हैं 1p1। क्या लिखते हैं, 1p1, क्योंकि एक ही नंबर है और उसके लिए एक ही प्लेस फिक्स है, आर को अलग अलग जगह पे अरेंज करना नहीं है, तो इसलिए आर एक अल्फ़ाबेट और उसकी एक प्लेस फिक्स, तो 1p1 लिखा जाता है। और वैसे ही एम के लिए भी लिखा हुआ है, एम भी लास्ट प्लेस पे फिक्स होना चाहिए, तो उसके लिए भी लिखा जाएगा 1p1, कि एम लास्ट प्लेस पे फिक्स होना चाहिए, मतलब एम भी एक ही अल्फ़ाबेट है और उसके लिए एक ही प्लेस लास्ट वो फिक्स है, बराबर ना। तो उसके लिए भी कहेंगे 1p1, वो अपनी प्लेस पर फिक्स है। और बाकी के जो 4 है ना, वो 4 आगे पीछे हो सकते हैं, उसकी प्लेस फिक्स नहीं है, तो ये ए चारों में से कहीं भी लिख सकते हैं, एन कहीं पे भी लिख सकते हैं, डी इन चारों में से कहीं से भी। पहली और आखिरी प्लेस फिक्स है, तो जो पहली और आखिरी प्लेस फिक्स है ना, आर एट फर्स्ट प्लेस एंड एम एट लास्ट प्लेस, तो उसके लिए लिखेंगे आर पहली जगह पे तो 1p1 और मल्टीप्लाई एम आखिरी जगह पे, तो उसके लिए भी 1p1, बराबर। जो टोटल आ जाएगा कि देखो 1p1 का आंसर तो 1 ही रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 टाइम तो 1 ही रहेगा, और ये भी 1p1 का 1, मतलब आंसर 1।
उसका आंसर कितना हुआ, 1 ही हुआ, बराबर। और बाकी के 4 का अरेंजमेंट अगर देखें ना, ये बाकी के 4 नंबर, तो उसका अरेंजमेंट कोई भी हो सकता है आगे पीछे, तो उसके अरेंजमेंट के लिए लिखा जाता है 4p4। क्या लिखा जाता है उसका अरेंजमेंट, 4p4। क्यों 4p4? क्योंकि उसमें 4 वर्ड हैं, 4 अल्फ़ाबेट हैं और 4 प्लेस है, कि ये 4 अल्फ़ाबेट इन 4 में से कोई भी प्लेस पर आ सकते हैं, बराबर। तो उसके लिए लिखा जाता है 4p4। तो मतलब यहाँ पर लिखें कि ये R और M का हुआ। दूसरा सेंटेंस लिखा जाएगा कि अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग अल्फ़ाबेट, या आउटकम्स ऑफ रिमेनिंग अल्फ़ाबेट, या आउटकम्स लिखो या अरेंजमेंट लिखो, इसमें भी अरेंजमेंट लिखोगे तो भी चलेगा, आउटकम्स लिखोगे तो भी चलेगा। कि बाकी के अल्फ़ाबेट के बारे में लिखो तो वो लिखा जाता है 4p4, है कि नहीं। बाकी के 4 अल्फ़ाबेट हैं वो आगे पीछे कहीं पे भी आ सकते हैं, तो उसके लिए लिखा जाता है 4p4। और 4p4 का आंसर लिखो तो वो लिखते हैं 4 3 2 1। 4p4 मतलब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, बराबर ना, 4 नंबर तक, तो 4 3 2 1, जिसका आंसर क्या आ जाता है, जिसका आंसर आ जाता है 24, बराबर, जिसका आंसर 24 आया। तो देखो 2 नंबर को अरेंज करो तो वो ये, और बाकी के अरेंज करो तो वो ये आया। तो टोटल अरेंजमेंट कितनी हुई, यहाँ आखिरी में लिखते हैं अब टोटल अरेंजमेंट या टोटल आउटकम्स। कि टोटल अरेंजमेंट अगर लिखें जिसे M कहेंगे, प्रोबेबिलिटी के लिए हमें M ही चाहिए होता है ना, तो टोटल अरेंजमेंट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। जो ये पहली अरेंजमेंट हमने लिखी R और M की, वो ये आंसर, और बाकी के 4 की अरेंजमेंट लिखी वो ये आंसर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई। 1 एंड 24 का मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई 24, तो आंसर 24, बराबर ना। 1 मल्टीप्लाई 24 तो कितना आएगा, 24 आएगा। और ये M मिल गया 24, तो अब प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी PA इक्वल टू M/N। हमें आखिरी तो यहाँ तक ही पहुँचना होता है ना प्रोबेबिलिटी तक, M/N, जहाँ N पहले ही मिल चुका था ये 720, और M हमने ढूंढा ये अलग अलग अरेंजमेंट करके कि M कितना मिला, 24। तो ये अरेंजमेंट हो गया M पे 24 अपॉन N पे 720, जो दोनों 24 की टेबल में ही कट होंगे, तो ये 24 1 और 24 30, तो आंसर मिलेगा ये 1/30। समझ आया, लॉजिक समझ में आया। सम में देखो स्टेप सब में वैसे ही करने हैं, पहले सैंपल स्पेस ढूंढो, फिर इवेंट ढूंढो, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी, बराबर ना। यहाँ अब इवेंट ढूंढने में आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, उसमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा परम्यूटेशन के हिसाब से। समझ आई बात है, ध्यान से करना है इसे। तो अब जैसे 6th देखा, अब ऐसे ही इसे रफ करें, 7th वाला करें इसमें, बराबर। इसे अच्छी तरह से लिख लेना और समझ लेना पहले, बराबर ना। देखो कि अब जैसे 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर, आपकी टेक्स्ट बुक में ध्यान देना। 7th क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवेल्स इन द फर्स्ट, थर्ड एंड 6th प्लेस when all the letters of the word orange are arranged in all possible ways। कि यहाँ पे देखो पहले में जैसे रैंडम वर्ड था, अब इसमें वर्ड है ऑरेंज। यहाँ समझना कि ऑरेंज वर्ड है कि इसके अंदर सबसे पहले अगर सैंपल स्पेस ढूंढो ना, एक एक करके डायरेक्टली सम भी करते जाते हैं ना, सबसे पहले सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में इसका टोटल अरेंजमेंट, तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है, तो इसमें भी टोटल अरेंजमेंट 6p6 ऐसे लिखा जाता है ना, बराबर ना। सैंपल स्पेस में अगर यहाँ पर लिखें नंबर 7 लिखें, कि अगर सैंपल स्पेस लिखें u इक्वल टू अरेंजमेंट ऑफ वर्ड ऑरेंज, कि अगर ऑरेंज वर्ड का अरेंजमेंट देखें तो उसका अरेंजमेंट n इक्वल टू हो जाएगा 6p6, और 6p6 मतलब जैसे पहले ही बताया कि 6 5 4 3 2 1 इनका मल्टीप्लाई, तो टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा 720।
ऐसे हुआ ना, इसका मल्टीप्लाई 720 ये। अब इवेंट, सैंपल स्पेस के बाद इवेंट ढूंढते हैं, तो इवेंट में ऐसे लिखा हुआ है, जो ऊपर इवेंट उसका ढूंढते हैं जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। जो ऊपर आपको सेंटेंस में लिखा होता है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब वो इवेंट है कि क्या इवेंट है, ऑफ गेटिंग वॉवेल्स इन द फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ प्लेस। तो वॉवेल्स, इनमें से वॉवेल्स कौन कौन से हैं? वॉवेल्स वो होते हैं ना, AEIOU, वो वॉवेल्स होते हैं। तो इनमें से वॉवेल्स कौन कौन से? तो वॉवेल्स हुए ये O, A, E, ये तीनों वॉवेल्स हैं। तो ऐसा कहा गया है कि वॉवेल्स वो फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ प्लेस पर ही होने चाहिए। वैसे भी ये देखो, ये फर्स्ट प्लेस, ये थर्ड प्लेस और ये सिक्स्थ प्लेस, ऐसा है ना, तो ये तीनों इसी प्लेस पे होने चाहिए। ठीक है, वॉवेल्स इसी प्लेस पर, मतलब क्या कि यहाँ फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ पे ही वॉवेल्स, और वो वॉवेल्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन प्लेस यही होनी चाहिए। मतलब ओ इसकी जगह यहाँ लिख सकते हो, ओ इसकी जगह यहाँ लिख सकते हो, लेकिन फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ पे ही, उसके आगे पीछे नहीं। बराबर ना, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस पे नहीं, वॉवेल्स वहीं होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे ए है तो ए या तो यहाँ लिखो या यहाँ लिखो या यहाँ लिखो। ई में भी या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ लिखो, ऐसे ना। मतलब इसके लिए अगर आप कंडीशन ढूंढो ना, ये वॉवेल्स के लिए, तो उसमें 3 अल्फ़ाबेट है, 3 अल्फ़ाबेट और उसके लिए 3 प्लेस है, तो लिखा जाता है 3P3। उसकी अरेंजमेंट 3 अल्फ़ाबेट है और उसके लिए 3 प्लेस है, ऐसी अरेंजमेंट हो गई ना। और बाकी के जो 3 है ना, बाकी के 3, वो बाकी के 3 भी यहाँ वहाँ अरेंज हो सकते हैं ना। ये आर को यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, इन पे नहीं लिख सकते क्योंकि वहाँ वॉवेल्स है। तो इस आर को भी यहाँ पे या यहाँ पे, एन को यहाँ पे या जी को यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब बाकी के 3 है ना, तो बाकी के 3 की अरेंजमेंट भी ऐसे ही होगी, 3P3। समझ आ रहा है? तो ये इवेंट बना, ये इवेंट हुआ हमारा। देखो अब इसे इवेंट वाइज अगर लिखें तो इवेंट ए, ध्यान से समझना, तो इवेंट ए में पहला लिखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स इन फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ प्लेस। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही लिखेंगे और इसमें सेंटेंस लिखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स कर रहे हो फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ प्लेस पे। तो मतलब देखो वॉवेल्स इसमें 3 हैं, ये 3 वॉवेल्स हैं और 3 प्लेस है, तो उसकी अरेंजमेंट हो जाएगी 3P3। बराबर ना, 3 वॉवेल्स 3 प्लेस, तो 3P3। तो 3P3 का आंसर होगा 3 × 2 × 1। बराबर, 3 को 3 नंबर तक मल्टीप्लाई, 3 2 1, आंसर 6। ओके, फिर बाकी की अरेंजमेंट के अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग अल्फ़ाबेट के बाकी के अल्फ़ाबेट्स देखें तो बाकी के कितने अल्फ़ाबेट बचे? वॉवेल्स के अलावा बाकी के 3, और उसके लिए प्लेस भी कितनी है? 3 ही है, तो उसके लिए भी वही लिखा जाएगा कि अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग अल्फ़ाबेट, उसके लिए भी 3P3। मतलब उसके लिए भी यही कंडीशन, 3 × 2 × 1, तो आंसर हो जाएगा उसमें 6। ओके, ऐसे हुआ ना ये। और ये जब मिल जाए ना तो ढूंढते हैं टोटल अरेंजमेंट, जो M कहलाता है हमारा, जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट लिखें कि टोटल अरेंजमेंट में इनका मल्टीप्लाइड कर देते हैं। जो भी आप अरेंजमेंट अलग अलग ढूंढ रहे हो उसका मल्टीप्लाई, वो टोटल अरेंजमेंट। मतलब टोटल अरेंजमेंट में हो जाएगा 6 × 6। तो 6 × 6 वो कितना? 36। इसका आंसर 6 और इसको भी 6, तो 36। ये टोटल अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे M। क्या कहा जाएगा? M ये मिला। और हमें जो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है वो यही करते हैं ना, M/n। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी कि PA = M/n। मतलब कि M पे 36 और N पे
n पे टोटल लिखा जाएगा 720। ये दोनों को कट करें ना तो दोनों 36 की टेबल में ही आते हैं। ये 36 वन जा और 36 20 जा, आंसर मिलेगा 1/20। बराबर, समझ आई बात? अब थोड़ा क्लियर हो रहा है ना कि कैसे अरेंजमेंट करना है। अब जैसे 6 और 7 देखा, अब ऐसे ही 8th वाला भी देखें इसके साथ। ओके ना, इसे रफ करें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, देखो कि जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, हस्बैंड, वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन are randomly arranged in a row for a family photograph. Find the probability that the husband and wife are seated next to each other. बराबर। अब देखो यहाँ पर ऐसा है कि कोई फैमिली में 5 मेंबर है, हस्बैंड, वाइफ और 3 चिल्ड्रन है। मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक हस्बैंड, एक वाइफ और 3 चिल्ड्रन, C1, C2, C3 ऐसे लिख सकते हैं। बराबर, वो 3 चिल्ड्रंस हैं भाई, इनको अरेंजमेंट करना है। एक फैमिली फोटोग्राफ खींचना है कि जिसमें इनको अरेंजमेंट, भाई कोई कहीं पर भी बैठ सकता है। तो इसकी टोटल अरेंजमेंट कितनी आएगी पता है? इनकी टोटल अरेंजमेंट कि ये 5 है और इन 5 को हम लोग आगे पीछे बिठा सकते हैं ना, बराबर ना। तो इसकी अरेंजमेंट होगी 5p5। आगे जैसे हमने देखा 6 अल्फ़ाबेट थे तो 6p6 लिखते थे टोटल अरेंजमेंट सैंपल स्पेस के लिए, बराबर। तो इसमें ये 5 है तो 5 की टोटल अरेंजमेंट होगी 5p5, बराबर ना। तो यहाँ पे अगर अरेंजमेंट करें ना, यहाँ पे अगर अरेंजमेंट करें नंबर 8 में लिखें, सैंपल स्पेस करके लिखें u इक्वल टू अरेंजमेंट ऑफ 5 फैमिली मेंबर्स, के यहाँ पर 5 फैमिली मेंबर्स हैं, 5 मेंबर हुए ना, उनका अरेंजमेंट। तो उनका अरेंजमेंट हो जाएगा n इक्वल टू 5p5। ओके, 5p5। तो 5p5 मतलब कि 5, 4, 3, 2, 1, इसका मल्टीप्लाई ना 5, 4, 3, 2, 1, जो टोटल हो जाता है 120, बराबर ना। टोटल 120, 5, 4, 3, 2, 1। तो इनका ये टोटल अरेंजमेंट, ये सैंपल स्पेस हुआ। अब उस पर से इवेंट ढूंढना है कि इवेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी ढूंढो दैट द हस्बैंड एंड वाइफ आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, कि हस्बैंड वाइफ साथ में ही आने चाहिए। ये चिल्ड्रन भले आगे पीछे हो, बराबर ना, पहला दूसरा तीसरा भले आगे पीछे बैठे वो चलेगा, हस्बैंड वाइफ साथ में ही बैठने चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसा साथ में बैठाना है ना उन्हें कि भाई ये दोनों साथ में ही होने चाहिए, तो इसका मतलब इसका एक ग्रुप बन जाता है। हस्बैंड एंड वाइफ का क्या हो जाता है? एक ग्रुप हो जाता है। तो मतलब जैसे पहले देखो हम लोग 5 अलग अलग गिन रहे थे ना, 5 अलग अलग गिन रहे थे, अब 5 अलग अलग नहीं है, अब यहाँ पर ये 3 अलग और इसका एक ग्रुप, तो मिल जाता है उसमें 4। क्या हो जाता है? 4 का यहाँ पर अरेंजमेंट हो जाता है। पहले कैसे 5 का अरेंजमेंट देखा था कि भाई 5, ये तो टोटल अरेंजमेंट था, लेकिन इवेंट ढूंढते वक्त हस्बैंड और वाइफ को साथ में ही बिठाना है, तो मतलब इसका ग्रुप बन गया। अब ये हस्बैंड और वाइफ भले पहले बैठ सकते हैं, या तो इस पहले चिल्ड्रन के बाद में यहाँ बैठ सकते हैं, या तो इसके बाद यहाँ बैठ सकते हैं, या तो इसके बाद यहाँ बैठ सकते हैं, है कि नहीं? पर बैठेंगे तो ये पूरे ग्रुप में ही ना, ठीक है। और ये 3 चिल्ड्रन आगे पीछे हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो गया पता है कि यहाँ पर अरेंजमेंट अब 5 का नहीं, अरेंजमेंट 4 का हो गया, ये एक ग्रुप बन गया उसमें, बराबर ना। तो अब ये 4 का अरेंजमेंट ढूंढा जाएगा, जिसे लिख सकते हैं 4p4। क्या लिख सकते हैं? 4p4। हाँ, अब 4 लोगों का अरेंजमेंट कि 3 चिल्ड्रन और ये तो एक साथ ही बैठेंगे, बराबर। और इसमें दूसरी एक चीज़ है कि देखो ये तो 4 का अरेंजमेंट हो गया, लेकिन इस ग्रुप के अंदर की अगर बात करें ना, तो ये हस्बैंड वाइफ तो आगे पीछे बैठ सकते हैं कि नहीं, बराबर। ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल 4 प्लेसेस हो गए अब, कि ये 3 और इसका एक ग्रुप, 4 प्लेसेस हो गए। लेकिन अगर इंडिविजुअल इसके अंदर देखें, इस ग्रुप के अंदर देखें, तो हस्बैंड और वाइफ तो आगे पीछे बैठ सकते हैं ना, पहले हस्बैंड या वाइफ, या तो पहले वाइफ और फिर हस्बैंड। उनका अरेंजमेंट भी तो हो सकता है कि नहीं? तो उनका अरेंजमेंट के लिए अलग से इस ग्रुप के अंदर का अरेंजमेंट, जिसे लिखते हैं 2p2, क्योंकि 2 लोग और 2 प्लेस,
बराबर। पहले 4 प्लेस ही आएगी क्योंकि ये 3 और इसकी एक प्लेस फिक्स, दोनों साथ में ही बैठेंगे तो उनकी प्लेस फिक्स, तो इसलिए उसको लिखा जाता है 4p4। जब भी ऐसा ग्रुप बन जाए ना तो उसको एक यूनिट गिनते हैं इसे, ये 1 यूनिट और ये 3 अलग यूनिट, तो टोटल 4 यूनिट। लेकिन उस ग्रुप के अंदर अलग से गिनेंगे, ये ध्यान रखना। ग्रुप के अंदर तो ये दोनों अलग अलग बैठ सकते हैं कि नहीं, आगे पीछे है ना पॉसिबल ये, बराबर। तो इनकी जब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे ना इवेंट में, तो इवेंट में ये दोनों आएंगे। तो यहाँ देखो इसका इवेंट लिखें, यहाँ पर पहले ऐसे लिखेंगे कि इवेंट ए, ध्यान से समझना लिखना कैसे है, कि इवेंट ए उसमें लिखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर, कि हस्बैंड और वाइफ को साथ में ही बैठाना है। तो मतलब इसका एक ग्रुप बनेगा ना, उस ग्रुप का अरेंजमेंट होगा 2p2, कि हस्बैंड और वाइफ या तो ये पहले बैठ सकता है या तो ये पहले बैठ सकते हैं, वो आगे पीछे हो सकता है ना। तो उसका अरेंजमेंट हो जाएगा कितना, 2p2, बराबर। मतलब उसका 2 × 1, 2 ही मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 तो 2 1 ज़ा 2, बराबर, 2p2 इसका। और दूसरा अरेंजमेंट लिखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, अरेंजमेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर with 3 children, अरेंजमेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर विथ 3 चिल्ड्रन, मतलब हस्बैंड और वाइफ एक साथ और साथ में 3 चिल्ड्रन भी। तो उनका अरेंजमेंट जैसे ये एक साथ और ये 3, तो टोटल हो गए 4, बराबर ना, इसका एक ग्रुप। तो ये एक साथ और ये 3 तो टोटल 4, उसका अरेंजमेंट कितना 4p4, बराबर। तो उसका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 4p4, ओके। तो 4p4 को हम लोग लिखते हैं 4 × 3 × 2 × 1, जो इनका आंसर आ जाएगा कितना 24, बराबर। इनका ही मल्टीप्लाई ना, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ओके। अब यहाँ पे इन दोनों पर से टोटल अरेंजमेंट फाइंड करेंगे ना, बराबर ना, कि टोटल अरेंजमेंट कितनी है। तो टोटल अरेंजमेंट में क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई, कि जिससे हमें m मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करें कि टोटल अरेंजमेंट तो टोटल अरेंजमेंट हमारी हो जाएगी ये पहली 2 और फिर 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ m इक्वल टू लिखेंगे 2 × 24, 2 × 24 तो वो कितना आ जाएगा 48, बराबर ना, 2 × 24 48, ये मिल गई हमें अरेंजमेंट, ठीक है। और इस पर से फिर ढूंढते हैं प्रोबेबिलिटी, कि अब इस पर से प्रोबेबिलिटी ढूंढी जाएगी PA, कि PA मतलब m/n, कि जहाँ m पे लिखा जाएगा ये 48 और n पे लिखा जाएगा 120, 48/120, ये मिला ना, कि जहाँ दोनों को अगर कट करें तो दोनों है ना 24 से कट होंगे, 24 की टेबल में ये होगा 24 2 ज़ा और ये होगा 24 5 ज़ा, बराबर। 24 2 ज़ा 48 और 24 5 ज़ा 120, तो आंसर मिला 2/5। ये प्रोबेबिलिटी मिली ना, समझ आया। ये अरेंजमेंट में ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई साथ में हो ना तो उसका एक ग्रुप बनाकर फिर अरेंजमेंट करेंगे उसे, ठीक है। हर एक सम में ये थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, पर ध्यान रखना स्टेप्स वही, लेकिन जो थोड़े थोड़े चेंजेस हैं उसे अच्छी तरह से समझना है उसमें, बराबर। अब जैसे 8th देखा, तो अब इसी मेथड से इसके बाद 9th वाला क्वेश्चन देखें, इसे रफ कर दें फिर से, बराबर ना। अब देखो कि जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है यहाँ पर, कि क्वेश्चन नंबर 9 में है 7 स्पीकर्स ABCDEFG आर इन्वाइटेड इन अ प्रोग्राम टू डिलीवर स्पीच इन रैंडम ऑर्डर। 7 स्पीकर्स हैं जो ABCD 7 नाम दिए हुए हैं, वह उन सबको स्पीच देने आना है, बराबर। कोई भी रैंडम ऑर्डर में कोई भी पहले आ सकता है।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्पीकर बी डिलीवर स्पीच इमीडिएटली आफ्टर स्पीकर ए। हमें ये अरेंजमेंट ढूंढना है कि ए के बाद ही बी आना चाहिए, ये कंफर्म है, ए के बाद बी आना चाहिए, बाकी सब भले आगे पीछे आए चलेगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ना। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले ढूंढते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर 7 स्पीकर्स जो हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 स्पीकर्स हैं। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस ढूंढें तो ये सातों के सातों आगे पीछे आ सकते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाता है 7p7। टोटल ये हो जाता है ना 7p7, बराबर ना, कि ये सातों के सातों आगे पीछे आ सकते हैं। मतलब सैंपल स्पेस अगर लिखें, यहाँ पर ध्यान देना कि नंबर 9 में सैंपल स्पेस U, उसमें लिखते हैं अरेंजमेंट ऑफ 7 स्पीकर्स। क्या अरेंजमेंट ऑफ 7 स्पीकर्स, सातों स्पीकर्स की अगर अरेंजमेंट देखें ना तो वो n कहलाता है, टोटल नंबर n इक्वल टू 7p7, बराबर। 7p7 मतलब उसमें 7 6 5 4 3 2 1, 7 से 1 तक का मल्टीप्लाई ना, जो टोटल मल्टीप्लाई हो जाता है इनका 5040, 5040, बराबर ना, कि 7p7। तो टोटल नंबर, टोटल अरेंजमेंट हमें मिला 5040। अब उस पर से हमें इवेंट ढूंढना है, और इवेंट में ऐसे पूछा हुआ है कि इन सातों में से सिर्फ जो B है ना वो A के बाद आना चाहिए, बाकी भले कोई कभी भी आए, B A के बाद आना चाहिए। ये A भी कभी भी आ सकता है कि भले A 4th नंबर पे आए, 5th नंबर पे आए, कभी भी, लेकिन जब भी A आएगा ना तो उसके बाद B आएगा। तो मतलब बात ये हुई कि इन 7 में से है ना B की प्लेस फिक्स है, B की प्लेस फिक्स है कि वो A के बाद ही आएगा, बाकी 6 लोगों की प्लेस फिक्स नहीं है। तो जिसकी प्लेस फिक्स हो ना, कि जैसे B की प्लेस फिक्स है, वो जब भी आएगा A के बाद आएगा। तो जिसकी प्लेस फिक्स हो तो उसके लिए लिख देते हैं 1p1, कि वो एक ही पर्सन है और उसके लिए एक ही प्लेस फिक्स, कि वो A के बाद ही आने वाला है हमेशा, तो उसके लिए 1p1। लेकिन जो बाकी के 6 हैं, उन बाकी के 6 की प्लेस फिक्स नहीं है। तो जिसकी प्लेस फिक्स ना हो तो उसके लिए समझो 6 लोग हैं और उसके लिए 6 प्लेस, तो लिखा जाता है 6p6, बराबर। ऐसे अरेंजमेंट किया जाता है ना उसमें, कि ध्यान देना फिर से, B की प्लेस अपनी जगह पर फिक्स है कि वो A के बाद ही आएगा, मतलब वो फिक्स प्लेस कहलाए, तो उसके लिए 1p1 लिख सकते हैं। और बाकी के जो 6 हैं उसकी प्लेस फिक्स नहीं कहलाती, वो कभी भी यहाँ वहाँ आ सकते हैं, तो उनके लिए लिखा जाता है 6p6। ठीक है, आ रही है ध्यान। तो अब उसे इवेंट में लिखें, तो यहाँ ध्यान देना कि इवेंट A करके लिखेंगे, इसमें भी इवेंट A, उसमें सबसे पहले लिखें अरेंजमेंट ऑफ पर्सन B या स्पीकर B, सिर्फ ये एक की प्लेस। तो यहाँ पे लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ स्पीकर B, कि उसकी अरेंजमेंट, तो उसकी अरेंजमेंट फिक्स है ना कि वो A के बाद ही आएगा, उसकी प्लेस फिक्स है, तो उसके लिए लिखा जाएगा सिर्फ 1p1, और 1p1 का आंसर 1 ही हुआ, बराबर ना, वो 1 ही रहेगा। और फिर बाकी के अगर अरेंजमेंट देखें कि उसके बाद ऐसा लिखा जाए अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग स्पीकर्स, कि रिमेनिंग स्पीकर्स जो बाकी के लोग हैं उनकी अरेंजमेंट, तो बाकी के 6 लोग हैं और 6 लोगों की अरेंजमेंट कहीं पे भी हो सकती है 6 प्लेस पर, तो उसकी अरेंजमेंट में लिख सकते हैं 6p6, बराबर। उनकी अरेंजमेंट ये 6p6, तो उसके लिए लिखा जाता है 6 × 5 × 4 3 2 1, और 6 से 1 तक का मल्टीप्लाई जो आता है 720, बराबर। इस इवेंट में ऐसे ही पूछा हुआ है ना कि जो B की प्लेस फिक्स है तो उसकी एक प्लेस, और बाकी 6 लोगों की प्लेस फिक्स नहीं है, वो कहीं पे भी आ सकते हैं। ओके, तो जो टोटल अरेंजमेंट होगा वो टोटल अरेंजमेंट में इन दोनों का मल्टीप्लाई ना,
बराबर ना। ऐसे टोटल अरेंजमेंट करते हैं ना कि यहाँ पे लिख दें टोटल अरेंजमेंट, कि टोटल अरेंजमेंट में m कहलाएगा वो टोटल अरेंजमेंट, m इक्वल टू ये पहली कंडीशन 1 और दूसरे में 720, तो उसके लिए लिखा जाएगा 1 मल्टीप्लाई 720, तो 1 मल्टीप्लाई 720 वो कितना हो जाएगा 720 ही होगा, बराबर। ऐसे ही आएगा ना 720, ये m मिल गया। तो अब इस पर से इसकी प्रोबेबिलिटी कि पी ए इक्वल टू एम अपॉन एन, तो जहाँ m पे मिला हमें 720 और n पे मिलेगा 5040, जो टोटल अरेंजमेंट था 5040। दोनों को कट करो ना तो ये दोनों 720 की टेबल में ही आते हैं, दोनों को अगर कट करो तो 720 में ही आते हैं, ये 721 जा और ये 727 जा, तो आंसर मिल जाएगा हमें 1/7, बराबर ना। ये आंसर मिला ना, समझ आ रहा है ये, बराबर। आज जो हमने चारों सम किए ना वो चारों सम ये परम्यूटेशन के हिसाब से थे, बराबर, कि जिसमें अरेंजमेंट, जब भी अरेंजमेंट हो तो वो परम्यूटेशन होता है, जब सिलेक्शन करना हो तो कॉम्बिनेशन आता है, जो आपके आगे के सम्स आएंगे कि जिनमें हमें सिलेक्शन करना होगा, जो कॉम्बिनेशन के सम्स देखेंगे फिर, ठीक है। तो ये ध्यान देना बेटा, ये जो फर्स्ट चैप्टर आप कर रहे हो प्रोबेबिलिटी का, अभी से जो शुरू हुआ 1.2 से, तो 1.2 के बाद की सभी एक्सरसाइज बहुत लॉजिकली और बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना, ठीक है। इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी तरह से आपके माइंड में क्लियर होगा। ये सम्स ऐसे हैं कि एग्जाम में तो पूछेंगे तो वो एज इट इज़ क्वेश्चन ही, बराबर, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम टू सेम, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आएगा। एक बार देखकर, एक बार जो है वो लिख कर छोड़ दोगे तो ये सम्स वैसे हैं जो एक बार में सॉल्व नहीं होते, उसकी प्रैक्टिस रिपीटेडली ज़रूरी है, बराबर। तो ये एक्सरसाइज 1.2 के बाद जो भी सम्स आएंगे ना उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। और आज जैसे ये सम्स देखे, अब इनके बाद वाले जो दूसरे क्वेश्चंस हैं, दूसरे सम्स हैं, वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।